वेलकम टू करंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम परमाणु यानी कि एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने मैटर, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और गैसियस लॉज के बारे में देखा था। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। इस क्लास का पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि स्टैटिक जीके का जो महत्वपूर्ण पोर्शन है, इस चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है तिरंगा बैच स्टैटिक जीके के नाम से। वो आपको यूपी पुलिस और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर स्टैटिक जीके पूछी जाती है, तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। उसका पीडीएफ जो हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, आप लोग उसको ज़रूर देखिए। तो आज हमारा टॉपिक है एटम। एटम यानी कि परमाणु। परमाणु क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। परमाणु जो है पदार्थ का वह सूक्ष्मतम इकाई है जो अविभाज्य है यानी कि इंडिविजिबल है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। परमाणु सिद्धांत क्वेश्चन पूछता है किसने दिया है, तो ये दिया था डाल्टन ने, जिसको हम लोग एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। भारत में इसके जो देने वाले हैं परमाणु सिद्धांत कनाद हैं, ये भी ध्यान रखें। आगे देखते हैं। यहाँ पर परमाणु में तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। इसमें सिर्फ परमाणु जो है पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। दूसरा पॉइंट है परमाणु अविभाज्य है, ये भी ध्यान रखें। तीसरा पॉइंट है परमाणु को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही इसका सृजन किया जा सकता है। आगे देखते हैं। आप लोगों ने परमाणु का जो फिगर है ये देखा होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक एटम है, इसके जो नाभिक है बीच में, यहाँ पर बीच में नाभिक है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एटम के चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन जो है ये चक्कर लगाते हैं और इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ध्यान रखें ये बात। इसके बारे में आगे भी हम लोग देखेंगे। परमाणु मॉडल जो है यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो यहाँ पर 3-4 मॉडल हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है प्लम पुडिंग मॉडल, जिसको दिया है जे थॉमसन ने 1891 में। इन्होंने बताया कि जो हमारा परमाणु है यानी कि एटम जो है वो तरबूज की तरह है। किसने बताया है? जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल के तहत। बहुत बार एग्जाम में आया है कि प्लम पुडिंग मॉडल जो है ये किसका है, तो ये हो जाएगा जे थॉमसन का। मान लेते हैं कि ये हमारा बीज से कटा हुआ तरबूज है और यहाँ पर जो है रेड रेड पोर्शन होता है, आप लोगों ने खाया भी होगा, देखा भी होगा। और इसके बीच बीच में जो बीज होते हैं ये काले काले बीज हो गए। जो हमारा जे थॉमसन ने बताया कि जो लाल भाग है, जो यहाँ पर जो बीज को छोड़ के जो भाग होता है लाल वाला, ये है धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज इसमें होता है। और जो काला बीज, जो काला भाग है यानी कि तरबूज के जो बीज हैं, इस पर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखें। ये मॉडल जो है ये जो थॉमसन के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं। दूसरा हमारा मॉडल है स्वर्ण पत्र मॉडल यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, और इसको दिया था रदरफोर्ड ने। इन्होंने बताया कि जो स्वर्ण यानी कि सोना जो है, इसका बस केमिकल जो नेम है वो है AU, ध्यान रखें आप। और स्वर्ण सोने की 100 nm मोटी परत का उपयोग इसमें किया गया है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में। दूसरा पॉइंट है चमक उत्पन्न करने के लिए ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड का लेप का प्रयोग किया गया है चमक उत्पन्न करने के लिए। कहाँ पर? स्वर्ण पत्र मॉडल में। और इन्होंने बताया कि प्रयोग के लिए अल्फा, इस पर जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, कणों की बौछार करवाई गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम में पूछता है कि स्वर्ण पत्र मॉडल यानी कि गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में किन कणों की बौछार करवाई गई थी। उसमें ऑप्शन देगा अल्फा, बीटा, गामा। तो हमारा सही हो जाएगा अल्फा कणों का यहाँ पर बौछार करवाई गई थी। आगे देखते हैं। ये हमारा जो फिगर है ये बनता है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के लिए। यहाँ पर जो एक परत लगाई गई है ये हमारी सोने की परत है और इसके ऊपर कोटिंग की गई है जिंक सल्फाइड की। तो यहाँ पर जो है बौछार जो अल्फा कणों की कराई जाती है, तो कुछ जो यहाँ पर जो कण हैं अल्फा कण, ये यहाँ पर आते हैं और ये टकराकर बाहर चले जाते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर बाहर चले गए हैं, कुछ सीधे जाते हैं और सोने की परत जो कि हमारी फॉयल है इससे टकराते हैं। कुछ क्या होता है कि यहाँ से सीधे बैक हो जाते हैं, इनके बारे में आगे बताने वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ जो है बाहर चले जा रहे हैं, कुछ जो हमारी फॉयल है इसमें टकरा रहे हैं और कुछ जो है वापस हो जा रहे हैं। तो इनके बारे में देखते हैं।
इन्होंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट भी हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। जो हमारा अल्फा कण है, पहला वाला जो पॉइंट है, वहाँ पर विक्षेपित यानी कि डेविएट हो जाते हैं, ये बाहर चले जाते हैं, आपको बताया भी। ऐसा इन्होंने बताया क्यों होता है। परमाणु के मध्य भाग में धनावेश है, परमाणु का जो मध्य भाग है वहाँ पर धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए समान समान आवेश जो हैं वो रिपल्शन करते हैं, इसलिए जो है ये बाहर चले जाते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट है अधिकांश किरणें सीधी निकल जा रही थीं। आप लोगों ने देखा भी, कुछ किरणें जो थीं वो यहाँ पर सीधी चली जाती हैं। तो यहाँ पर ये पहला वाला पॉइंट बताया कि ये बाहर क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, समान समान जो होती हैं यहाँ पर आवेश जो है, इसलिए यहाँ पर रिपल्शन होता है, ये ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि अधिकांश किरणें सीधी निकल जाती हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खाली है, इसलिए जो यहाँ पर किरणें हैं ये सीधी चली जाती हैं, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है तीसरा पॉइंट, इन्होंने बताया कि कुछ किरणें जो हैं मध्य भाग से टकराकर वापस लौटती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा भी, कुछ किरणें जो हैं यहाँ पर जाती हैं और ये वापस चली आती हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इन्होंने बताया क्योंकि मध्य भाग में कोई द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियस से हो जाएगा। इन्होंने बताया कि बीच में न्यूक्लियस है और यहाँ पर धनावेश है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो न्यूक्लियस है, इसलिए यहाँ से ये टकराकर वापस आ जाती हैं। तो ये पॉइंट इन्होंने 3 पॉइंट बताए, और इनका जो ड्रॉबैक था इस बताने का पूरा, यहाँ पर ये सिद्ध नहीं कर पाए थे 2-3 चीज़ें, उनके बारे में बताते हैं आपको। इन्होंने जो है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और इन्होंने बताया कि धनावेश चार्ज यहाँ पर होता है। किसने बताया है? रदरफोर्ड ने बताया। इस मॉडल की कमी जो है एग्जाम में पूछता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ऐसा ये सिद्ध नहीं कर पाए थे। और यह मॉडल सिद्ध करने में असमर्थ होता है कि चक्कर यहाँ पर क्यों लगते हैं, तो ये बता नहीं पाए। अगर मान लो कि कोई चक्कर लगा, जैसे कि ये हमारा नाभिक है, अगर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है यहाँ से, तो क्या होगा, धीरे धीरे अगर चक्कर लगा रहा है तो यहाँ पर ये बीच में गिर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, ये यहाँ पर ही चक्कर लगाता रहता है। तो ये बताने में असमर्थ थे कि ये एक निश्चित दिशा में यहाँ पर ही क्यों चक्कर लगाता है, बीच में क्यों नहीं गिरता है, तो ये बता नहीं पाए थे। और ये रदरफोर्ड जो हैं ये भी नहीं बता पाए थे कि चक्कर कौन सी कक्षा में लगाता है, तो ये सब चीज़ें ये नहीं बता पाए थे। तो इसके बाद अगला एक्सपेरिमेंट होता है, यहाँ पर नील्स बोर मॉडल आता है, और ये जो है इनकी कमियों को दूर करते हैं और बाद में ये बताते हैं कि चक्कर जो है इलेक्ट्रॉन लगाता है और वो एक ही निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर कैसे लगाता है। तो आइए देखते हैं नील्स बोर मॉडल। जो नील्स बोर मॉडल है किसने दिया है? नील्स बोर ने ही दिया होगा। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है परमाणु में नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है, जिसे हम लोग कक्षा, कोश, ऑर्बिट कहते हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि क्यों होता है। मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है और ये हमारे यहाँ पर परमाणु है, इसके चारों ओर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगा रहा है। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, नाभिक और जो हमारा यहाँ पर बाहर की कक्षा इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो है आकर्षण बल लगता है। तो ये तो समझ में आई बात, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है आकर्षण बल लग रहा है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ से यहाँ तक। समझ में आई बात। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है कि ये अगर अट्रैक्शन है तो पास में आ जाना चाहिए, तो पास में क्यों नहीं आते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन हमारा है, यहाँ से बाहर की ओर जो है अब केंद्रीय बल लग रहा है, इसीलिए जो ये बैलेंस रहता है। मान लो कि कोई व्यक्ति आपका दूसरा एक हाथ खींचता है, तो आप तो अगर खींचेगा तो उसकी तरफ चले जाएंगे। अगर कोई और व्यक्ति आता है आपका दूसरा हाथ भी खींचने लगे, तो क्या होगा कि आप उसी पोजीशन पे बने रहेंगे। तो वही कंडीशन यहाँ पर भी हो रही है। यहाँ पर जो है आकर्षण बल लग रहा है, तो इनको पास आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये फिर से समझिए, यहाँ पर जो है आकर्षण बल लग रहा है, तो होना तो ये चाहिए कि ये पास में आ जाए, यहाँ पर अंदर चले जाएं, लेकिन ये एक निश्चित कक्षा में चलते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो है अब केंद्रीय बल लग रहा है बाहर की तरफ, इसीलिए ये बैलेंस रहता है और एक ही निश्चित वृत्ताकार पथ में ये चक्कर लगाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इन्होंने नील्स बोर ने दिया
इन्होंने जो बताया कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक की ओर, नाभिक के चारों ओर सर्किल करता है, कक्षा में एक जो है ऑर्बिट करता रहता है। इन्होंने अलग अलग इसके नाम भी दिए। तो मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है, इसके चारों तरफ इन्होंने 4 कक्षाएं बनाई। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने 4 कक्षाएं बनाई, इनके नाम भी दिए हैं, ये भी एग्जाम में आता है, ध्यान रखें। ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल रहा है। इन्होंने बताया कि जो पहली वाली कक्षा है ये वाली, यहाँ पर इसका नाम इन्होंने दिया के, दूसरी कक्षा का नाम इन्होंने दिया है एल, तीसरी कक्षा का नाम इन्होंने दिया एम, और चौथी कक्षा का नाम इन्होंने दिया एन। इसको हम लोग कोष कह रहे हैं, वही ऑर्बिट या फिर कक्षा भी कह सकते हो। और इन्होंने बताया कि हर कक्षा की ऊर्जा जो है, यहाँ पर एनर्जी जो है हर क्लास में जो है ऑर्बिट में अलग अलग है, ये भी ध्यान रखें। और एक चीज़ इन्होंने बताई कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है, अगर हम लोग 1 से यहाँ पर बाहर की तरफ जाएंगे तो 1 से 4 की तरफ अगर जा रहे हैं तो नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है कम हो रही है, दूरी जो है बढ़ रही है ना। दूरी जो है यहाँ पर ज़्यादा हो रही है क्योंकि ये तो पास में है, ये यहाँ पर पास, तो जैसे बाहर जा रहे हैं तो वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है दूरी बढ़ रही है, ठीक है, यहाँ पर दूरी ज़्यादा हो रही है। अगर दूरी ज़्यादा होगी तो आकर्षण बल जो है यानी कि अट्रैक्शन फोर्स जो है ये कम लगेगा, ये भी ध्यान रखें बात। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो अट्रैक्शन फोर्स है, मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स 1 और यहाँ पर नाभिक के बीच में होगा। मिनिमम अट्रैक्शन फोर्स नाभिक और 4 वाली जो कक्षा है यहाँ पर होने वाला है। ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में, निम्न ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना हो तो ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ेगा। अगर हमको निम्न कक्षा से जो है उच्च ऊर्जा स्तर में भेजना है तो हमको और ऊर्जा जो है वो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को, ये पॉइंट ध्यान रखें। दूसरा पॉइंट है उच्च ऊर्जा स्तर से अगर हमको निम्न ऊर्जा स्तर में बनाना है, अगर इलेक्ट्रॉन को भेजना है तो हमको ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा, यानी कि ऊर्जा को जो है हमको निकालना पड़ेगा, तब वो जाके निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा। ये 2 पॉइंट आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है जो हम लोगों ने कोष और कक्षा के जो नाम दिए हैं इनका फार्मूला भी होता है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या हो सकती है ये भी इसी मॉडल से पता चलता है। तो यहाँ पर हमारा कोष का नाम है और यहाँ पर n दिया हुआ है और अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। तो पहला कोष जो था हमारा ऑर्बिट था k, दूसरा है l, तीसरा m और चौथा n। यहाँ पर 4 यहाँ पर हमारे कोष हो गए यानी कि ऑर्बिट हो गए। इसका एक फॉर्मूला होता है, किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी उसका फार्मूला है 2n²। तो आप लोग इसको निकाल सकते हैं। 2 पहली यहाँ पर n कितना है 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। पहला जो कोष है ऑर्बिट है k, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं। दूसरा वाला जो है देखते हैं 2 × 2⁴ हो जाएगा हमारा 8। तो दूसरा जो कोष L है इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होगी। तीसरा है 2 × 10⁻², 8 यानी कि 9 हो जाएगा, 9 दूना 18। तो यहाँ पर अधिकतम इलेक्ट्रॉन M वाली सेल में जो है 18 रह सकते हैं। नेक्स्ट है 4⁻² 16 × 2 32, 32 इलेक्ट्रॉन जो है N कोष जो है इसमें रह सकते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें, पहले सेल में 2 होंगे, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और 32, इसी माध्यम से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अधिकतम इतने ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये तो काम का नहीं है लेकिन फिर भी एक आप लोग देख लो केमिस्ट्री की भाषा में कैसे इलेक्ट्रॉनों को जो है यहाँ पर फिल करते हैं। तो कोष हमारा है और यहाँ पर उपकोष भी होते हैं, इनके नाम हैं SPDF। तो हमारा जो S उपकोष है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रह सकते हैं, इनको जो है इस तरीके से यहाँ पर फिल किया जा सकता है। P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर ऐसे फिल करते हैं। D में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, F में 14 होते हैं। तो इनको फिल करने की टेक्निक आप लोग देख पा रहे होंगे, पहले यहाँ पर ऐसे होता है फिर ऐसे यहाँ पर इनको फिल किया जा सकता है, ये देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है परमाणु के जो मूलभूत कण हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलता है।
तो परमाणु के मूलभूत कण कितने हैं? 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनकी खोज किसने की? इन पर कितना आवेश होता है, इनका द्रव्यमान कितना होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है यहाँ पर खोज, दूसरा है आवेश और द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने किया है। प्रोटॉन की खोज, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻11 कूलाम। प्रोटॉन पर कितना होता है? यहाँ पर प्लस में हो जाएगा क्योंकि इसमें प्लस में चार्ज है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम यहाँ पर हो जाएगा। दोनों में चार्ज सेम है, लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखें। और न्यूट्रॉन में जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है, ये उदासीन होता है। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो द्रव्यमान है, मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। प्रोटॉन पर मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का जो मास है वो हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ये तीनों पॉइंट आप ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी ट्रिक भी आप भी आगे आपको बताने वाले हैं, जिससे आप लोग को ये हमेशा याद रहेंगे कि इनकी खोज जो है वो किसने किया है। अगर आप लोग को कोई ट्रिक पता हो तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है कब हुई थी? तो ये हुई थी 1897 में, 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार किस तत्व के बराबर होता है? प्रोटॉन का भार जो है पूछा गया है किस तत्व के बराबर होता है? तो इसका भार जो है हाइड्रोजन के बराबर होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का भार बराबर 1/1800 इंटू हाइड्रोजन का भार। ये फार्मूला भी आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है? अभी आपको बताया, क्वेश्चन पूछा भी गया है। 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये ध्यान रखें, पहले यहाँ पर केजी है इसलिए 27 है, यहाँ पर ग्राम में है तो इसलिए यहाँ पर 24 हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अब इसकी ट्रिक जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में की गई, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। प्रोटॉन की खोज 1909 से लेकर यहाँ पर 1920 तक की गई है। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में की गई। इसकी एक ट्रिक है, ईंट पर गोविंदा नाचे, ईंट पर गोविंदा नाचे। ध्यान रखें, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, जे थॉमसन। यहाँ पर इसकी खोज जो है थॉमसन ने किया है। अभी आपको यहाँ पर जो है गलत बता दिया था, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जो है जे थॉमसन के द्वारा की गई है। यहाँ पर ट्रिक देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, टा से थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, पर यानी कि प्रोटॉन, और इसकी खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ध्यान रखिए। नाचे, ना से न्यूट्रॉन और चा से चैडविक, इन्होंने जो है न्यूट्रॉन की खोज की। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी ईंट पर गोविंदा नाचे। ध्यान रखें। कुछ अन्य कण हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स में भी रहते हैं, इनको देखते हैं। एक कण होता है मेसान, जिसकी खोज जो है युकावा ने किया है, और यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों होते हैं। मेसान कण, इनकी खोज जो है युकावा ने किया है, ध्यान रखें। पॉजिट्रॉन जो है इसकी खोज एंडरसन के द्वारा की गई है। यहाँ पर पॉजिटिव और ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव होते हैं और इनका द्रव्यमान जो है इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यहाँ पर चार्ज धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है न्यूट्रिनो, इसकी खोज पाउली ने किया है। न्यूट्रिनो जो हैं आवेश रहित होते हैं और इनका बहुत कम द्रव्यमान होता है। यहाँ पर न्यूट्रिनो प्रयोगशाला जो है बनाई गई है भारत में, कहाँ पर? INO, इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, थेनी तमिलनाडु में बनाई गई है, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है गॉड पार्टिकल, इसको जो है ब्रह्मांड का मूलभूत कण कहा जा रहा है और इसकी खोज पीटर हिग्स के द्वारा की गई है और सत्येंद्र नाथ बोस ने। इसको जो है हिग्स बोसॉन कण इसका नाम भी है, ये भी ध्यान रखें, इसको बुलाया गया है। गॉड पार्टिकल इसको कहते हैं। इसी से जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति
हुई है। नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल कैसे बनता है? एटम और एटम को मिलाकर जो है हमारा मॉलिक्यूल बनता है। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम मिलेंगे तो ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन, HCl, CO2, ये सब जो हैं मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स जो हैं स्वतंत्र अस्तित्व इनका संभव होता है, और जबकि जो है परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है, ये ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पर अपवाद होता है। आवर्त सारणी के 18वें वर्ग की अक्रिय, 18वें वर्ग में जो है, सबसे पहली बात तो यह है कि आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं, और 18वें वर्ग में अक्रिय गैसें, आदर्श गैसें, उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसें होती हैं। मतलब ये सब एक ही नाम है, ध्यान रखें। परमाणु के रूप में स्वतंत्र अस्तित्व में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो है परमाणु के रूप में जो है अक्रिय गैसें स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। इनकी ट्रिक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन, यहाँ पर हमारी जो है अक्रिय गैसें हैं, इनर्ट गैसें इनको कहा जाता है। इसकी ट्रिक है हर्बजन, यहाँ पर हमारा हीलियम हो जाएगा, नेहरा, नियॉन, हर्बजन, नेहरा, अगर कर 0 पर रनआउट, तो कर से हमारा क्रिप्टॉन हो गया, 0 से ज़ीनॉन, रनआउट से रेडॉन। इसका सिंबल भी ध्यान रखें। जो हमारी हीलियम गैस है ये हल्की गैस है और गुब्बारे, वायुयान के टायरों में भरी जाती है। नियॉन गैस बल्ब, CFL में भरी जाती है, ध्यान रखें। ज़ीनॉन जो गैस है इसको स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस भी कहा जाता है। और रेडॉन गैस जो है भूकंप से पहले जो है यहाँ पर ये निकलती है पृथ्वी से, और इसको जानवर जो होते हैं ये पहचान लेते हैं, इसलिए वो हलचल करने लगते हैं, पता चल जाता है कि भूकंप आया हुआ है। ध्यान रखें ये पॉइंट। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है परमाणुकता यानी कि एटॉमिक सिटी जो है हमारी, इसके बारे में देखते हैं। ये क्या होती है? परमाणुओं की जितनी संख्या होती है वही हमारी एटॉमिक सिटी होती है। इसका एग्जाम्पल O2 की परमाणुकता जो है 2 होती है। यहाँ पर 2 एटम है, परमाणु हैं, ध्यान रखें। यहाँ पर S8 तो यहाँ पर 8 परमाणु हो जाएंगे हमारी, इसकी एटॉमिक सिटी 8 हो जाएगी। हाइड्रोजन में 2 हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएंगी इसकी परमाणु सिटी। नाइट्रोजन में भी 2 हैं यहाँ पर परमाणु, तो इसकी भी एटॉमिक सिटी 2 हो जाएगी। सामान्यतः जो गैसें होती हैं इनकी परमाणुकता जो एटॉमिक सिटी है ये 2 ही होती है। लेकिन जो है यहाँ पर भी अपवाद है। अपवाद क्या है? 18वां वर्ग, यहाँ पर भी अपवाद है। अक्रिय गैसें, यहाँ पर इनर्ट गैसें पाई जाती हैं। ये जो है इनकी एटॉमिक सिटी कितनी होती है? 1। एग्जाम में पूछा गया है कि अक्रिय गैसों की एटॉमिक सिटी 1 होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं मोनो एटॉमिक। यहाँ पर 1 जिसकी एटॉमिक सिटी, इसको कहा जाएगा मोनो एटॉमिक। अक्रिय गैसें कौन सी हैं? हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये सब जो हमारी अक्रिय गैसें हैं इनकी एटॉमिक सिटी मोनोएटॉमिक है। और ये अपवाद हैं क्योंकि ज़्यादातर जो गैसें होती हैं उनकी परमाणुकता यानी कि एटॉमिक सिटी 2 होती है, लेकिन अक्रिय गैसों की 1 होती है। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आप लोग इसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप लोग उसको वहाँ पर ज्वाइन कर लें। और आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।